नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। भारत मोरक्को ने बनाया साझा व्यापारिक केंद्र। उपराष्ट्रपति ने बदलते आर्थिक माहौल के लिए बताया जरूरी। जल संसाधन, टीवी प्रसारण और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति। राज्य करे सूखे की साप्ताहिक समीक्षा। केंद्र का निर्देश, चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का सुझाव। अघोषित संपत्तियों का खुलासा करने की योजना आज से शुरू। सितंबर तक मिलेगी सुविधा। 45% कर और जुर्माना देकर सजा से बचने का मौका। आज से 0.5% खेती कल्याण उपकर लागू। 15% चुकाना होगा सर्विस टैक्स। फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। महंगाई बढ़ने के आसार। और इनर लाइन परमिट के लिए मणिपुर में प्रदर्शन जारी। 3 दिन तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। मुख्यमंत्री बोबी सिंह शुक्रवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। भारत और मोरक्को ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और मोरक्को के प्रधानमंत्री ने मोरक्को की राजधानी रबात में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत मोरक्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। मोरक्को की राजधानी रबात में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह बिन किरेन ने एक समारोह में इसका उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि बदलते आर्थिक माहौल के लिहाज से ऐसे मंच बहुत जरूरी हैं। साथ ही इसे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक रिश्तों के बढ़ते महत्व का सबूत भी बताया। This Chamber of Commerce will continue to do what its founding fathers and mothers in this hall expected to do, which is to promote closer relations, good business relations, and through it greater understanding between our two countries which have known each other for a long time. भारत मोरक्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शुरुआत से दोनों देशों के कारोबारी भी काफी उत्साहित हैं। It's a big opportunity for both the country to reinforce the relationship because it's a relationship that does exist since a very long time. इससे पहले प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह बिन किरेन और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के बीच बैठक में अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। इस मौके पर दोनों देशों के बीच जल संसाधन, टीवी प्रसारण और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही संस्कृति और अधिकारियों के प्रशिक्षण से जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 5 memoranda of understanding covering fields as diverse as water resources, television broadcasting, institutional cooperation, and cultural and educational exchanges were also concluded between the two countries. उपराष्ट्रपति मोरक्को के राजा मोहम्मद 5वें की कब्र पर गए और उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। वो मोरक्को की संसद के निचले सदन के स्पीकर अब्दुल हकीम बेंचेमास से भी मिले और संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत मोरक्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना से दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। अब दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के यहां निवेश के बेहतर माहौल खोज सकेंगी। वहीं भारत से निर्यात बढ़ाकर व्यापार असंतुलन को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। कैमरामैन सुधांशु भूषण और सहयोगी अनु दीवान के साथ विशाल कुमार जैन, राज्यसभा टीवी, रबात, मोरक्को। और हमारे संवाददाता विशाल जैन मोरक्को से हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। विशाल, जानना चाहेंगे आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है उपराष्ट्रपति का, और साथ ही जिस तरह से सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिन क्षेत्रों में सहयोग की सहमति बनी है, उनकी अहमियत किस तरह से समझी जाए? जी प्रीति, आज उपराष्ट्रपति यहाँ एक किंग मोहम्मद 5वां विश्वविद्यालय है, उसमें उनका संबोधन होगा। और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं जिस तरह से गर्मजोशी दिख रही है दोनों देशों के नेताओं के बीच, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का यहाँ स्वागत हुआ है,
उससे हमें ये तो पता जरूर चलता है कि दोनों देशों के बीच जो है वो संबंध कितने मजबूत रहे हैं, कितने पुराने हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक रिश्ते जो हैं उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो इस बार इस विजिट का मकसद यही है कि जो है आर्थिक रिश्तों को जो है वो अच्छा किया जाए, दोनों देश जो है इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएं ताकि दोनों देशों की कंपनियां को जो है लाभ हो सके। और इसी दिशा में जो है वो भारत मोरक्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। करीब 1 साल पहले इसका विचार आया था, 6 महीने पहले इस पर काम शुरू हुआ और कल जाकर इसका जो है उपराष्ट्रपति और मोरक्को के प्रधानमंत्री के हाथों जो है इसका उद्घाटन हुआ। तो इस तरह के जो चैम्बर होते हैं उनके पास कई तरह की सूचनाएं होती हैं। इन सूचनाओं का लाभ उठाकर जो एक दूसरे की कंपनियां जो हैं उनके यहाँ निवेश कर पाएंगी। इसीलिए पिछले 50 साल में भारतीय उपराष्ट्रपति की ये पहली मोरक्को और ट्यूनीशिया की अब बाद में यात्रा होगी। जैसा आप बता रहे हैं, रिश्ते अच्छे रहे हैं इन देशों के साथ, लेकिन आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्तों को कैसे और आगे ले जाया जाए, इसी को लेकर हमें ये सहयोग और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांगो छात्र की हत्या को नस्लीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री ने कल अफ्रीकी छात्रों और राजनयिकों से मुलाकात की। उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए स्थायी तौर पर एक व्यवस्था बनाने का भरोसा दिया। साथ ही अफ्रीकी छात्रों के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित करने के लिए शुक्रिया अदा किया। कांगो के छात्र की हत्या के बाद भारत सरकार देश में रह रहे अफ्रीकी नागरिकों के बीच भरोसा जगाने में जुटी है। मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों के समूह और राजनयिकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने माना कि घटना बेहद दुखद है, लेकिन उन्होंने इसे नस्लीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा हादसा है, लेकिन तो भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है, ये नस्ल भेद का केस नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि जो स्थानीय भारतीय लोग थे उन्होंने उस बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की। विदेश मंत्री ने मामले की तेजी से सुनवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगा। राज्य सरकारों के कमिश्नर पुलिस को साथ लेकर हर मेट्रो सिटी में जाएंगे और हर जगह जहां अफ्रीकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बुलाकर उनके साथ बात करेंगे, उनको रीअश्योर करेंगे और हर स्टेट में हम ये सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसा तंत्र बनाने की तैयारी में है जिससे इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। इससे पहले सोमवार को विदेश सचिव ने भी अफ्रीकी छात्रों के साथ बैठक की थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को लेकर चिंता जता चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सोनिया गांधी ने रायबरेली में एनडीए सरकार के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जारी जश्न को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार राजनीतिक साजिश के तहत उनके परिवार पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने सरकार को आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दी है। 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसीं। रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों को उन्होंने राजनीतिक साजिश करार दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ सुनियोजित तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। हाल ही में बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सोनिया गांधी ने इस मामले में वाड्रा का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर हुए जश्न की भी आलोचना की। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। देश में जब अभी भी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है कि जब इस ढंग के शब्द शहंशाह जैसे बोलने शुरू किए श्रीमती सोनिया गांधी ने, इसका अर्थ हो गया कि तथ्यात्मक आधार पर
ठोस सबूत पे शायद उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी वो कर रहे हैं। 2 साल पूरे होने पर केंद्र की एनडीए सरकार देश भर में कार्यक्रम कर रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि इशरत जहां मामले में वही कागजात गायब हुए हैं जो उनकी भूमिका का समर्थन करते हैं। मुंबई में मंगलवार को चिदम्बरम ने कहा कि जिस हलफनामे पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं था। चिदम्बरम के मुताबिक अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश एसपी तमांग की सितंबर 2009 की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुठभेड़ फर्जी थी और वो कोई नया हलफनामा नहीं है, अतिरिक्त शपथ पत्र है जिसे मजिस्ट्रेट तमांग के मांगने पर दिया गया है। पी चिदम्बरम ने दावा किया कि बाद की जांचों में भी कहा गया कि मरने वाले लोग पुलिस हिरासत में थे और उनके पास से बरामद हथियार पुलिस ने रखे थे। Which sentence, which word in the further affidavit is wrong? I want you to go back, read the further affidavit, and next time I come here, I hope I will come, you can ask me and tell me which sentence in that further affidavit was morally, politically, legally wrong. राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का काम कल पूरा हो गया। आखिरी दिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता आर के आनंद समेत कई लोगों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का काम कल पूरा हो गया। आखिरी दिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बीजेपी टीडीपी उम्मीदवार के तौर पर हैदराबाद में नामांकन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री वाईएस चौधरी ने टीडीपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक से नामांकन दाखिल किया, तो मध्य प्रदेश से बीजेपी के एमजे अकबर और अनिल माधव दवे ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए हो रहे चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने नामांकन भरा। झारखंड से जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार महेश पोद्दार ने भी आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 11 जून को चुनाव होना है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 3 जून है। जरूरत पड़ी तो 11 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घरेलू काले धन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा अवधि आज से शुरू हो गई है। इसके तहत 45% कर और जुर्माने का भुगतान करके पाक साफ होने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। इस योजना के तहत 1 जून से 30 सितंबर तक लोग अपने काले धन का खुलासा कर सकेंगे। करों, अधिभार और जुर्माने का भुगतान 30 नवंबर तक करना होगा। इस तरह की घोषणाओं के संबंध में कोई जांच आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत नहीं की जाएगी। साथ ही बेनामी लेन देन कानून से भी छूट होगी। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर दोबारा आंदोलन की सुगबुगाहट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जाट नेताओं और खाप चौधरियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में इन नेताओं को आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिंसा की आशंका के मद्देनजर 7 जिलों में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कई जगह धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों की सूचियां बनाई जा रही हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जींद में जिला प्रशासन ने 29 लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में जाट नेताओं को तोड़फोड़ से दूर रहने और आंदोलनकारियों को भड़काने से बचने की नसीहत दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया है कि कोई भी नुकसान होने पर उसकी भरपाई इन जाट नेताओं से ही की जाएगी। प्रशासन जाट नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा तैयार कर रहा है। इस काम के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति की गई है। अभी हमने तहसीलदार को लिखा है कि भाई उनकी संपत्ति जो है वो हमें उसका ब्यौरा दें, और ब्यौरा देने के बाद अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो निश्चित तौर से हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनकी पालना में आगे कार्रवाई करें। हिंसा रोकने के लिए पूरे जिले में 29 जुलाई तक धारा 144 लगा दी गई है। जिले में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने और शस्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी है। प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी आयोजन से पहले आयोजकों को इसके शांतिपूर्ण होने की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। सरकार प्रशासन बिल्कुल
पूरी तैयारी में है और बिल्कुल ठोस कदम उठाए जाएंगे। किसी भी कीमत पे कोई भी रोड जाम या इस तरह की अनहोनी घटना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस बीच अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि जन आंदोलन कभी नोटिसों से दबाए नहीं जा सकते। राज्य सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हो और सुप्रीम कोर्ट से हमारी पैरवी करे, दमन और अत्याचार की बात छोड़ दे, क्योंकि झूठे मुकदमों से, दमन से, अत्याचार से, लाठियों से और गोलियों से कभी भी जन आंदोलनों को दबाया नहीं जा सकता। जाट नेताओं ने 5 जून से दोबारा आंदोलन का ऐलान कर रखा है। 2 जून को जाट नेता इस नोटिस पर चर्चा के लिए जींद में एक बैठक भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में प्रवासी विरोधी 3 इनलाइन परमिट सिस्टम बिलों को कानून बनाने की मांग के लिए चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान 3 दिन के लिए बंद हैं। इस मामले पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री बोबी सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 3 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। राज्य में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए स्थानीय लोगों के आंदोलन के बाद पिछले साल 3 बिल पास किए गए थे। हालांकि राज्य के जनजातीय इलाकों में इन तीनों बिल का भारी विरोध है। प्रधानमंत्री ने कल केंद्रीय सेवाओं में डॉक्टरों की आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये फैसला मंगलवार से ही लागू हो गया। 26 मई को सहारनपुर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने देश भर में केंद्रीय और राज्यों में काम कर रहे सभी डॉक्टरों के रिटायर होने की आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। सेना ने महाराष्ट्र के पुलगांव हथियार डिपो में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने घटनास्थल का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस घटना में 2 अधिकारियों, 13 अग्निशमन कर्मियों और सेना के एक जवान की मौत हुई है, जबकि 15 लोग जख्मी हुए हैं। वर्धा के केंद्रीय हथियार डिपो में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। जो उसका कारण है वो कारण आर्मी की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा, लेकिन प्राथमिकतः इसमें घातापात की आशंका बहुत कम है, करीबन नहीं है। पुलगांव में सेना का सबसे बड़ा हथियार डिपो है। सोमवार रात इसमें आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास का इलाका खाली कराना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। It's a large depot spread over nearly 7,000 acres and is an important ammunition depot of the Indian Army. But the Army has ordered an inquiry to investigate into the accident. घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें सूखे और जल संकट की। केंद्र ने सूखा पीड़ित राज्यों से समस्या की समीक्षा साप्ताहिक रूप से करने को कहा है। राज्यों को चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने को भी कहा गया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सभी सूखा पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की ताकि किसानों को तत्काल राहत दी जा सके। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि कृषि क्षेत्र में लागत में कमी लाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एक योजना बनाई गई है। साथ ही किसानों को सस्ते और रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बुंदेलखंड में सूखे की सियासत के बीच स्वराज आंदोलन की जल हल पदयात्रा पूरी हो गई है। मंगलवार को दल के लोगों ने महोबा पहुंचकर अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में लोगों को बताया। 10 दिनों की इस पदयात्रा में कई नामचीन समाजसेवी भी शामिल हुए। चिलचिलाती धूप में सड़क पर मार्च करते ये लोग पानी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बीते 10 दिनों में इन्होंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर
पैदल ही तय किया और मुसाफिरों को पानी के अधिकार को लेकर जागरूक बनाया। जल हल पदयात्रा की शुरुआत 21 मई को मराठवाड़ा के लातूर से हुई थी, जो मंगलवार को बुंदेलखंड के महोबा में पूरी हुई। मैं अपनी आंखों से रियल पिक्चर देख के ने अपने प्रांतों में जाके देखूंगी कि हम वहाँ पे हरियाणा हो, पंजाब, हम सारे भारतवर्ष से अलग अलग स्टेट से लोग बाग आए हुए हैं कि हम अपने स्टेट को बुंदेलखंड नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सूखे की चपेट में शामिल 300 जिलों को मदद पहुंचाने का आदेश दिया है। पदयात्रा में शामिल सदस्यों ने इसी आदेश को सूखाग्रस्त इलाकों में मौजूद लोगों तक पहुंचाया। इस यात्रा के जरिए हमने इस देश में सूखे के जो 2 केंद्र हैं, मराठवाड़ा और बुंदेलखंड, उन दोनों को जोड़ा है ताकि सूखे की सच्चाई देश के सामने आ सके। ये यात्रा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद हो रही है, जिस निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सूखा राहत के इतने सख्त आदेश दिए। सूखा पीड़ित इलाकों में सरकारी राहत कामों पर निगरानी के लिए स्वराज अभियान समिति ने समिति बनाने का फैसला किया है। फिलहाल देश के 13 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं, जहां से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। थार के रेगिस्तान में सरहदों पर पारा 55 डिग्री को पार कर जाता है। इस हालात में आखिर भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे जवान किस हालात के बीच रहते होंगे, ये जानने के लिए राज्यसभा टीवी ने खास तौर पर जैसलमेर सीमा की कुछ चौकियों का दौरा किया और जमीनी हालात जानने की कोशिश की। 55 डिग्री तापमान, चारों तरफ तपती रेत और मुस्तैद जवान। ये थार का रेगिस्तान है जिसके नाम से पसीना आ जाता है, लेकिन सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों को ना तो गर्मी सताती है और ना ही लू का भय इनके इरादों को पिघला पाता है। गर्मी में रहना, यहाँ पे ड्यूटी देना, पर ये हमारा एम है कि ड्यूटी देना, धूप हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ड्यूटी देना हमारा पहला एम है। जवानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बीएसएफ का पानी से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पर खासा जोर रहता है। बॉर्डर पर काफी गर्मी, आप समझ सकते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड काफी हाई टेम्परेचर होता है। इसके लिए हमने जवानों को पूरा साजो सामान पहले से मुहैया कराया हुआ है, जैसे कि पीने के लिए ठंडे पानी के लिए कूलर, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर। गर्मी से बचने के लिए जवान सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं और पानी की बोतल के साथ प्याज और नींबू भी साथ रखते हैं। जवानों का भी मानना है कि पहले के मुकाबले सुविधाओं में इजाफा हुआ है। पानी की है दिक्कतें, टांके बना दिए हैं, गवर्नमेंट के टांके हैं, वाटर टैंक लगा रखे हैं, वाटर टैंक से वहाँ पानी चला जाता है। अब भी मतलब उस जितने कठिन नहीं है जितने अब है। उस समय पानी महंगा था, घी दूध सस्ता था। झुलसा देने वाली गर्मी और इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारे जवान सरहदों की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं। उनके जज्बे को सलाम। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जैसलमेर। अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। आम लोगों पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने मंगलवार रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की घोषणा की। पेट्रोल 2 रुपये 58 पैसे और डीजल 2 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतें मंगलवार आधी रात से लागू हो गई हैं। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया है। पेट्रोल के दामों में ये लगातार 5वीं बढ़ोतरी है, जबकि डीजल के दामों में ये लगातार 6ठी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 16 मई और 30 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। ताज़ा बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 65 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 53 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के अंतर्राष्ट्रीय दामों के वर्तमान स्तर और रुपए और डॉलर विनिमय दर की वजह से दाम बढ़ाए गए हैं। कब घटता है कब बढ़ता है पता नहीं चलता। अब डीजल बढ़ गया है, अभी इन्होंने डीजल देना बंद करा हुआ है कि आधे घंटे बाद देंगे। अब इतनी महंगाई में कौन गाड़ी चलाएगा। बढ़ते है, घटता नहीं है सर। कभी सोचते कि घटेगा, कभी घटा नहीं है। प्लीज इस पेट्रोल के दाम को थोड़ा कम करो, जो कि हम जैसे आम आदमियों को थोड़ी राहत मिले। पेट्रोल डीजल के लिए जेब ढीली करने के बाद अब लोगों को हर एक सेवा के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। होटल में खाना खाने से लेकर पार्लर जाना, बिजली, मोबाइल का बिल चुकाना, सब कुछ पहले से महंगा हो जाएगा। आज से सर्विस टैक्स पर 0.5% कृषि कल्याण सेस लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल बजट में 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सर्विस टैक्स की दर 15% तक पहुंच जाएगी।
अभी तक सर्विस टैक्स 14% था, जिस पर आधा फीसदी स्वच्छ भारत सेस देना होता था। अब आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस भी देना होगा। एनडीए सरकार में सर्विस टैक्स में कुल 2.64% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। 2015 के बजट में सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया था, जो 1 जून 2015 से लागू हुआ था। इसके बाद सरकार ने फिर 15 नवंबर को सभी सेवाओं पर आधा फीसदी स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया और इससे सर्विस टैक्स 14.5% हो गया था। देश की विकास दर ने रफ्तार पकड़ ली है। वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.9% पर पहुंच गई है। ये उछाल विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के चलता हुआ है। चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 9.3% रही और कृषि क्षेत्र में 2.3% की बढ़त रही। इसके साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में ये 5 साल के सबसे उच्च स्तर 7.6% पर आ गई है। बात खास शख्सियत की। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा और पूर्व राज्यसभा सांसद नरगिस की आज जयंती है। तकरीबन 4 दशकों तक अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली नरगिस ने कई यादगार फिल्में दी। फिल्म मदर इंडिया, चोरी चोरी, रात और दिन, आवारा और श्री 420 में उनके अभिनय के लिए नरगिस को आज भी याद किया जाता है। आइए नजर डालते हैं नरगिस के सुनहरे फिल्मी सफर पर। खूबसूरती, अदा, अदाकारी और सौंदर्य का अद्भुत संगम। नरगिस हिंदी सिनेमा का अनमोल हीरा है। कोलकाता में 1 जून 1929 को जन्मी नरगिस की अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन में उनकी तमन्ना डॉक्टर बनने की थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म निर्माता और निर्देशक महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए उन्हें बतौर नायिका चुन लिया। फिल्म 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद नरगिस के नूर का सफर चल निकला। मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी। राज कपूर के साथ उनकी फिल्मों आह, बरसात, अंदाज, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो ने फिल्मी रोमांस को नई परिभाषा दी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 1957 में मदर इंडिया के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार अकादमी पुरस्कार में उन्हें श्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1958 में सुनील दत्त से शादी कर ली। 1960 में आई रात और दिन उनकी आखिरी फिल्म थी। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली नरगिस पहली अदाकारा थी। एक उम्दा अभिनेत्री के साथ साथ नरगिस समाज सेविका भी रही। 1980 में नरगिस को राज्यसभा सांसद नामित किया गया। कैंसर की बीमारी के कारण 3 मई 1981 को दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। में होगी बरसात, अंधेरे होगी रात। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत मोरक्को ने बनाया साझा व्यापारिक केंद्र। उपराष्ट्रपति ने बदलते आर्थिक माहौल के लिए बताया जरूरी। जल संसाधन, टीवी प्रसारण और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति। राज्य करे सूखे की साप्ताहिक समीक्षा। केंद्र का निर्देश, चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का सुझाव। अघोषित संपत्तियों का खुलासा करने की योजना आज से शुरू। सितंबर तक मिलेगी सुविधा। 45% कर और जुर्माना देकर सजा से बचने का मौका। आज से आधा फीसदी खेती कल्याण उपकर लागू। 15% चुकाना होगा सर्विस टैक्स। फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, महंगाई बढ़ने के आसार।
और इनर लाइन परमिट के लिए मणिपुर में प्रदर्शन जारी। 3 दिन तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। मुख्यमंत्री बोबी सिंह शुक्रवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।